दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से आए हैं वो बता दे रहे हैं। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के दुर्गा टोला में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान चली गई है। जी हां, परिजनों ने शराब पीने की पुष्टि की है। जान जाने वालों में से 4 लोग दलित परिवार से हैं। जी हां, इससे पहले गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की जान जाने की बात सामने आई थी, जबकि 2 लोगों की आंखें जाने की खबर मिली थी। जी हां, हालांकि दोनों को अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के ही कर दिया गया था। जी हां, जाहिर है कि बिहार में शराब है। इस वजह से वहां पर स्थानीय स्तर पर धड़ल्ले से शराब बनाई जा रही है। आरोप है कि इसी वजह से लोगों की जानें जा रही है। मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों देश भर में कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। जी हां, कई शहरों में अभी भी कोरोना के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर है। जी हां, परिवहन विभाग ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है। बिहार के सभी 38 जिलों में यानी कि पूरे बिहार में चेकिंग कराई जा रही है। इसमें बस कंडक्टर, ड्राइवर सहित यात्रियों पर कार्रवाई की गई है। इतना ही नहीं, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 436 लोगों से जुर्माने की भी वसूली की गई है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया है कि सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में चालक तथा सवार सभी यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इस संबंधित सार्वजनिक वाहन को जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। जहां परिवहन सचिव ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में लोगों द्वारा 100% मास्क का उपयोग किया जाना आवश्यक है। अगर मास्क पहने हुए नहीं पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और सार्वजनिक वाहनों को जब्त किया जाएगा। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बंगाल भाजपा के नेता पामेला गोस्वामी की है। जी हां, पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता पामेला गोस्वामी को पुलिस ने कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी हां, शनिवार को जब पामेला को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उसने चिल्लाकर कहा था कि उसे कोई फंसाया जा रहा है। इस मामले के मास्टरमाइंड भाजपा महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी कहे जाने वाले भाजपा सांसद राकेश सिंह है। जी हां, पामेला ने कहा है कि इस मामले में राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाए। इस बीच पामेला के आरोप पर राकेश सिंह ने सफाई दी है और कहा है कि यह सब ममता बनर्जी और उनकी सरकार के इशारों पर हो रहा है। पामेला की ओर से कोकिंग रखने के इस मामले का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि ये सारे बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे और पार्टी को बदनाम करने के लिए पामेला से मेरा नाम बुलवाया गया है। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूं। जी ये आसान है कि आप किसी को भी कुछ भी कह दें, कोई भी आरोप लगा दें। आज मेरा नाम लिया गया है, कल भाजपा के किसी सीनियर नेता का भी नाम लिया जा सकता है। राकेश सिंह ने कहा है कि मैं तो चाय नहीं पीता हूं और मेरा नाम कोकिंग से जोड़ दिया। अगर यह आरोप सही पाया जाता है कि मैं कोकिंग के इस मामले से किसी भी तरीके से जुड़ा हूं तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। यह सब कोलकाता पुलिस और तृणमूल की चाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुक्रवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता पामेला को एक सहयोगी प्रवीर कुमार डे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये लोग नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है और इनकी कार से 100 ग्राम कोकिंग मिली है। जी हां, पामेला गोस्वामी पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला युवा मोर्चा के सचिव भी हैं। इस गिरफ्तारी के बाद उनकी ओर से राकेश सिंह नाम लिए जाने के बाद दूसरे दल लगातार भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया था, जिसके बाद दोनों बैंकों के ग्राहक अब बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हो गए थे। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा बदलाव करने जा रहा है जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 मार्च से देना बैंक और विजया बैंक का IFSC कोड बंद हो जाएगा। ऐसे में 1 मार्च से इसके ग्राहकों को नया IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। जिन ग्राहकों ने अभी तक नया IFSC कोड नहीं लिया है उनको सलाह है कि वे बैंक से नया IFSC कोड ले लें, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। वहीं पंजाब नेशनल बैंक भी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और IFSC और MICR कोड में बदलाव कर रहा है। हालांकि पुराने कोड 31 मार्च तक काम करेगा, लेकिन इसके ग्राहकों को भी 31 मार्च से पहले नया IFSC कोड लेना होगा।
दोस्तों लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की तरफ से तरह तरह के फर्जीवाड़े की कहानी सामने आ रही है। अब एक नया और सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि सदस्यता बनाने के नाम पर खूब माल बटोरा गया। जहां माल बटोरने के लिए सदस्यता अभियान के नाम पर 94 नेताओं से 2.5 लाख रुपए लिए गए, यानी कि करोड़ों रुपए सदस्यता अभियान के नाम पर वसूले किए गए। जहां लोजपा के महासचिव रहे अब जेडीयू में शामिल हो चुके केशव सिंह लोजपा के पूरे फर्जीवाड़े से पर्दा उठा दिया है और गंभीर आरोप लगाया है। जी हां, केशव सिंह का सीधा आरोप है कि पैसा कमाने के लिए सदस्यता रसीद बेची गई है। एक लोगों को 25-25 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया और सदस्यता रसीद के नाम पर 25 हजार का 10 गुना यानी कि 2.5 लाख रुपए हर नेता से पहले ही वसूला गया। दोस्तों बैकवर्ड क्षेत्र में रह रहे लोगों को भी अब अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर ही विशेषज्ञ डॉक्टरों का सुविधा उपलब्ध हो सकेगा। जहां उन्हें दवा और किसी दूसरे अस्पताल में रेफर किए जाने की सुविधा भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष से इस सेवा के लिए बने ई-संजीवनी टेली मेडिसिन सुविधा का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई डिजिटल सर्विसेज का भी उद्घाटन किया है। जहां संवाद कक्ष में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। दोस्तों पेट्रोल और डीजल पर सरकार का नियंत्रण न होने के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर कवि कुमार विश्वास ने तंज कसा है। जहां कुमार विश्वास ने ईंधन की कीमतों के इजाफे पर निर्मला सीतारमण के एक बयान का वीडियो साझा करते हुए यानी कि वीडियो शेयर करते हुए टिप्पणी की है। कुमार विश्वास ने ट्वीट शेयर करते हुए लिखा है कि ईश्वरीय कृपा अर्थात एक्ट ऑफ गॉड। दरअसल निर्मला सीतारमण ने ईंधन की बढ़ती कीमतों पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती है। उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनी तय करती है, इससे सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। यह निर्मला सीतारमण का कहना है। निर्मला सीतारमण ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि यह अफसोसजनक मुद्दा है और कीमतों में कमी के अलावा कोई भी जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों को उपभोक्ताओं के लिए उचित स्तर पर खुदरा ईंधन मूल्य में कमी लाने के लिए बात करनी चाहिए। दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने पिछले दिनों कहा था कि यदि हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है तब भी हम आंदोलन को जारी रखेंगे। जी हां, उनके इस बयान के बाद अब बिजनौर के एक किसान ने अपनी फसल को ही बर्बाद कर दिया है। जी हां, केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के मकसद से किसान ने 6 बीघे में खड़ी अपने गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया है। जी हां, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बिजनौर के चांदपुर तहसील के कुलचना गांव के रोहित अहलावत अपनी फसल पर ट्रैक्टर चलाते नजर आ रहे हैं। जी हाल ही में एक किसान महापंचायत के दौरान कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा था कि वे आंदोलन को महत्व दें। इसके लिए यदि उन्हें अपनी फसल को बर्बाद करना पड़ता है तो फिर करें। जी फसल बर्बाद करने के वीडियो पर अब राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। राकेश टिकैत ने जब इस वीडियो को देखा तो उन्होंने यूपी गेट किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार हमें ऐसी स्थिति में लाई है जहां किसानों को अपनी फसल बर्बाद करनी पड़ रही है। यह अच्छी स्थिति नहीं है। जे इस वीडियो को देखकर मुझे निजी तौर पर बहुत दुख हुआ है, लेकिन एक सीजन की फसल को बर्बाद करने की जो मेरी बात थी उसका यह मतलब नहीं था। जे इस तरीके की नुकसान करने का मतलब नहीं था। फसल बर्बाद करने वाले किसान रोहित अहलावत ने कहा है कि इस गैर कानूनी कानूनों को जब लागू कर दिया जाएगा तो फिर किसानों को उनकी फसल की कीमत की गारंटी नहीं मिलेगी। दोस्तों नौकरी के लिए विदेश जाने के मामले में फिलहाल बिहार का सीवान जिला पहला नंबर पर आ गया है। जी हां, नंबर 1 बन गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना के आंकड़े इसकी गवाही दे रही है। जी हां, पासपोर्ट लेने के मामले में सीवान जिले पूरे बिहार में नंबर 1 पर है, आगे है। यहां तक कि राजधानी पटना को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2019-20 में राज्य में 3,05,300 पासपोर्ट जारी किए गए। जी हां, इसमें सबसे अधिक सीवान के थे। दूसरे और फिर तीसरे नंबर पर पटना और गोपालगंज के रहे हैं। जी हां, बिहार में उद्योगों की संख्या कम है। 15वें आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि रोजगार के सीमित अवसरों के कारण राज्य के बहुत सारे श्रमिक बिहार के बाहर प्रवास करते हैं। विदेश जाने वालों के रुझान का आकलन पासपोर्ट के लिए किए जाने वाले आवेदकों और फिर जारी पासपोर्ट की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। जिस साल 2019-20 में पासपोर्ट के लिए 2,89,700 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 3,05,300 पासपोर्ट जारी किए गए हैं। इसमें कुछ पुराने आवेदक भी शामिल थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें से अधिकतर अकुशल और अर्धकुशल लोग थे जो रोजगार के लिए खाड़ी देशों
गए थे, यानी कि विदेश गए थे। जब पासपोर्ट पाने के मामले में शेखपुरा बिहार में सबसे निचले पायदान पर है। वहां महज 895 पासपोर्ट बने हैं, जबकि शिवहर जिला में 974 पासपोर्ट बने हैं। अरवल में 1102 और लखीसराय में महज 1196 पासपोर्ट ही साल 2019-20 में जारी हुए हैं। दोस्तों, बिहार के सभी शमशान का ब्यौरा राज्य सरकार के पास होगा। इसके लिए विशेष पंजी बनेगी, जिसमें शमशानों की जमीन का रकबा के साथ पूरा विवरण होगा। इसके लिए भूमि सुधार विभाग ने राज्य भर के शमशानों की पैमाइश का आदेश दे दिया है। साथ ही शमशान भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी भी विभाग ने राज्य भर के जिलाधिकारियों से मांगी है। आगे सरकार की योजना कब्रिस्तानों की तरह शमशानों की घेराबंदी की है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी में अब तक उलझी सरकार की नजर अब शमशानों की ओर भी गई है। राज्य एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने सभी प्रखंड आयुक्त और डीएम को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सीईओ के माध्यम से इसके लिए विशेष पंजी बनाकर उसमें शमशानों की संख्या और उनकी भूमि का रकबा अंकित कराएं। दोस्तों, बिहार सरकार ने आगामी 1 मार्च से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के राज्य के सभी स्कूलों यानी कि सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। जी हां, राज्य के सभी प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की क्लासेस लगेगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 1 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को कोरोना नियमों के पालन के साथ खोल दिया जाए। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्राथमिक से कक्षा 5 तक के लिए स्कूल खोलने के 15 दिन बाद दोबारा से स्थिति की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि इन बच्चों के लिए कक्षा को जारी रखा जाए या फिर बंद कर दिया जाए। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए रोजाना कक्षा में 50% बच्चों की उपस्थिति होगी। इसका मतलब यह है कि कक्षा में जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से 50% एक दिन स्कूल आएंगे तो और बाकी के 50% अगले दिन यानी कि दूसरे दिन उपस्थित होंगे। आपको बता दें कि बिहार में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल 4 जनवरी से खोल दिए गए थे। इसके बाद 8 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिए गए थे। अब प्राइमरी स्कूलों को भी खोलने की तैयारी में है। इसके साथ ही स्कूल में सभी बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। दोस्तों, बिहार से किसान रेल की स्ट्रॉबेरी, मखाना और परवल दूसरे प्रदेशों को भेजा जाएगा। किसान स्पेशल ट्रेन का समस्तीपुर तक विस्तार होगा। इसके साथ जल्द ही किसान रेल का ठहराव भोजपुर जिले के आरा और बक्सर जिले के डुमरांव में शुरू करने की तैयारी है। जी हां, सासाराम एवं मोहनिया से छोटी मालगाड़ी के माध्यम से फल एवं सब्जियों को मुगल सराय पहुंचाने की सहूलियत किसानों को मिलेगी। जी हां, योजना में मखाना की ढुलाई को भी शामिल किया जा रहा है। जी हां, कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दानापुर रेल डिवीजन के प्रमंडलीय वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण कुमार को कहा है कि किसान रेल योजना में स्ट्रॉबेरी, मखाना एवं परवल की भी ढुलाई की व्यवस्था की जाए। दोस्तों, सीमांचल मिथिलांचल सहित राजधानी पटना में कल सुबह से धूप छांव का खेल जारी है। जी हां, वातावरण में सिहरन भी बनी हुई रही। इसके बावजूद काफी लोग राजधानी पटना के पार्क एवं मैदानों में निकले। सीमांचल मिथिलांचल के सड़कों पर भी काफी भीड़ भाड़ रही। जी हां, बच्चों ने तो मैदानों में जमकर धमाल मचाया। बिछड़ने के बाद वातावरण में अच्छी धूप निकलने की उम्मीद है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि सीमांचल मिथिलांचल और मगध समेत पूरे बिहार के आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। इस तरह की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार के आकाश में आंशिक रूप से बादल दिखाई पड़ रहे हैं। 3 दिनों के बाद राज्य का आकाश फिर से एक बार साफ हो जाएगा और अच्छी धूप निकलने की भी उम्मीद है। फिलहाल बिहार में बारिश के कोई भी आसार नहीं है। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य के आकाश में अभी बादल का आना जाना लगा रहेगा। धीरे धीरे राज्य का आकाश साफ होगा, इसके बाद अच्छी धूप निकलेगी। जी हां, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में फिलहाल काफी उथल पुथल चल रही है। शीत ऋतु समाप्त होने की ओर है। ऐसे में मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जी हां, फिलहाल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति काफी सतर्क रहने की जरूरत है। पीएमसीएच के हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि वर्तमान में मौसम में जिस तरीके से तेजी के साथ बदलाव हो रहा है, ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने के लिए डाक विभाग 22 फरवरी से 27 तारीख तक विशेष अभियान चलाएगा। जी हां, डाकिया घर घर जाकर खाता खोलेंगे।
कल पत्रकारों से बातचीत में डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने कहा है कि डाकिया घर घर जाकर खाता खोलेंगे। सभी डाकिया को प्रतिदिन 10-10 खाता खोलने का निर्देश दिया गया है। अपने वितरण क्षेत्र में संबंधित डाकघर पासबुक भी ग्राहकों को घर तक पहुंचाएगा। इस कार्य को करने के लिए कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान लोगों के द्वारा यदि किसी भी तरीके की शिकायत की जाती है तो फिर गलतियों का समाधान करने की दिशा में भी ठोस पहल की जाएगी। दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। अब तक बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 501 ही रह गई है। बिहार में 3 जिले सहरसा, शेखपुरा और बक्सर ऐसे हैं जहां अब कोरोना का एक भी एक्टिव मरीज नहीं है। जहां प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या भी 100 से नीचे आ गई है। अब 57 ही नए संक्रमित मरीज मिले हैं। जहां इधर कोरोना के टीकाकरण के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि पटना जिला में आज भी एक्टिव मरीजों की संख्या 227 है। दोस्तों, गोपालगंज शहर के जंगलिया मोड़ के पास पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम तोड़कर चोरों ने रुपए निकालने का असफल प्रयास किया है। जी हां, आज सुबह एटीएम टूटी होने की जानकारी मिलने पर बैंक कर्मी मौके पर पहुंचे। एटीएम की जांच में रुपया सुरक्षित पाए गए हैं। बैंक कर्मियों से सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी कल रात चोर यहां पहुंच गए तथा एटीएम तोड़कर रुपए निकालने का प्रयास किया। जी हां, वे रुपए नहीं निकाल पाए। आज सुबह एटीएम टूटी देखकर कुछ लोगों ने इसकी जानकारी बैंक कर्मियों को दी। जानकारी मिलने पर पहुंचे बैंक कर्मियों ने जांच की तो रुपए सुरक्षित पाए गए। जी हां, रुपए नहीं निकाले। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल जारी कर दिया है। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार डिजिटल इंडिया पर जोर दे रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा तो छोड़िए, लोगों को फोन पर ठीक ढंग से बात करने के लिए नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यही नजारा रविवार को मध्य प्रदेश के एक गांव में देखने को मिला, जब मंत्री जी को जन समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों से बात करनी थी, लेकिन मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं था। नेटवर्क के लिए मंत्री को झूले में बैठकर 50 फीट ऊंचाई पर जाना पड़ा। जी हां, तब जाकर फोन में नेटवर्क आया और अधिकारियों से ठीक ढंग से बात कर पाई। जी हां, मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिक राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव नेटवर्क पाने के लिए झूला पर चढ़ गए। जी हां, पहाड़ी इलाके होने की वजह से यहां मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आता है, लेकिन लोगों का काम ना रुके इसलिए मंत्री ने फोन में नेटवर्क लाने का अनोखा तरीका ढूंढा। जी हां, इसलिए वह झूले में बैठकर 50 फीट ऊंचाई पर जाते हैं, तब फोन में नेटवर्क आता है। जी हां, मंत्री अधिकारियों को 50 फीट ऊंची से कॉल करके लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो यह खबर आपको चौंका सकता है। जी हां, बिहार में अगले 20 सालों के दौरान जनसंख्या की आयु संरचना चौंकाने वाली हो सकती है। 20 सालों में कामकाजी लोगों की उम्र में तेजी से बढ़ोतरी होगी। जी हां, फिलहाल साल 2021 में बिहार में कामकाजी वर्ग की आबादी 6 करोड़ है, जो साल 2031 में बढ़कर 7 करोड़ 80 लाख हो जाएगी। साल 2041 में इस उम्र की संख्या बढ़कर 8 करोड़ 94 लाख हो जाएगी। कामकाजी आयु वर्ग में 20 से 59 वर्ष की आबादी शामिल की गई है। इस तरीके से कामकाजी आयु वर्ग की भागीदारी पूरी आबादी में 2041 में बढ़कर 58% हो जाएगी, जो फिलहाल 48% है। दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों का अपने प्रदर्शन को और तेज कर दिया है। जी हां, आंदोलन और बढ़ाने के लिए किसान संगठन लगातार महापंचायतें कर रहे हैं और कोशिश है कि इसे और भी हवा देने के लिए कुछ और समुदाय को भी जोड़ा जाए। जी हां, वही बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के सिसोल में हुई महापंचायत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस महापंचायत में कहा है कि भाजपा नेताओं को शादियों और दूसरे कार्यक्रम में इनवाइट नहीं करें। जी हां, नरेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा नेताओं को शादियों और दूसरे कार्यक्रम में बुलाए नहीं, इनवाइट नहीं करे। जी अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अगले दिन भारतीय किसान यूनियन के 100 कार्यकर्ताओं को खाना खिलाना पड़ेगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेताओं को कार्यक्रम में कोई बुलाया और उनसे कोई दुर्व्यवहार होता है तो वे भारतीय किसान यूनियन को दोष देंगे। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में 22 से 26 फरवरी तक लगातार किसान महापंचायत होने जा रहे हैं। और दोस्तों, असम में रोचक चुनावी जंग की जमीन तैयार हो गई है। जी हां, भाजपा और कांग्रेस की अगुवाई में बने गठबंधनों का दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिल सकता है। दोनों तरफ स्थानीय समीकरण का दबाव ऐसा है कि ये दल अपने मुद्दों को और रणनीति को यहां अलग आकार देने को मजबूर है। देश में सीएए को मुद्दा बनाने वाली भाजपा यहां मुद्दा और चेहरा दोनों को लेकर भ्रम की स्थिति में है। जी हां, पार्टी यहां सीएए से किनारे करते नजर आ रही है। वहीं सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ने पर हेमंत बिस्वा शर्मा समर्थकों
समर्थकों का दबाव और फिर दिलीप सैकिया का बढ़ता कद भारी पड़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पिछले कुछ समय से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह तलाश रही कांग्रेस और यहां बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ खड़ी है। इस बहाने भाजपा यहां एक बार फिर से कांग्रेस पर मुस्लिम परस्त सियासत का आरोप लगा रही है। कांग्रेस में किसी दूसरे को लेकर भी सर्वानुमति नहीं है। जी हां, जानकारों का कहना है कि इस बार असम के चुनाव में काफी दिलचस्प समीकरण देखने को मिल सकता है। जानकारों का कहना है कि एक बार चुनाव घोषित होने के बाद ही स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी, लेकिन एक तरफा लड़ाई नहीं है। जी हां, नेताओं की महत्वाकांक्षी और फिर भावनात्मक मुद्दों के मकर जाल से हर दल उलझा हुआ है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश भर में बिजली का दाम एक रखने की मांग की है, यानी कि वन नेशन वन रेट करने की मांग की है। जी हां, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन नेशन वन रेट की मांग की है। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिजली के क्षेत्र में बिहार ने कई काम शुरू किए हैं। हर घर बिजली पहुंचाने की योजना बनाई है और सभी लोगों तक बिजली पहुंचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हर घर बिजली पहुंचाने में केंद्र सरकार की भी काफी मदद मिली है। जी, उन्होंने कहा है कि साल 2018 के अक्टूबर महीने में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए को साल 2005 में काम करने का अवसर मिला। उस समय बिजली की खपत 700 मेगावाट थी, लेकिन 2020 में जून महीने तक बिजली की खपत 5,932 मेगावाट तक पहुंच गई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुदान लोगों को देती है। बिहार के लोगों को कम से कम कीमत पर बिजली पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी, बिहार सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया है। अब केंद्र सरकार भी इसे लागू कर रही है। इसके कारण बिजली का दुरुपयोग अब नहीं होगा। दोस्तों, टीएमसी ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाल की बेटी बताते हुए शनिवार को बंगाल को चाहिए अपनी बेटी का नारा दिया है। जी हां, साथ ही स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर भी बहस को और बढ़ा दिया है। जी हां, इस नारे के साथ ममता बनर्जी की फोटो वाले होर्डिंग पूरे कोलकाता में लगाए गए हैं। जी हां, टीएमसी ने आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत कर दी है। जी हां, टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा है कि राज्य के लोग अपनी बेटी चाहते हैं, जो पिछले कई साल से मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ खड़े हैं, काम कर रहे हैं। हम बंगाल में किसी बाहरी को नहीं लाना चाहते हैं। दोस्तों, सबको घर यानी कि हर सिर पर पक्की छत देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। जी हां, साल 2022 तक सबके पास अपना पक्का मकान हो जाएगा। जी हां, बनाए जा रहे मकानों को शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, पीने का पानी और बिजली के कनेक्शन से लैस किया जा रहा है। राज्य सरकार और उपभोक्ताओं के साथ बनाई गई ये योजना काफी कारगर साबित हुई है। जी हां, सबको घर देने वाली योजना के तहत देश में अब तक 1,29,00,000 पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। अगले 2 सालों में केवल 94 लाख और फिर पक्के मकान बनाए जाने वाले हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के ग्रहण के साथ ही सबको पक्का मकान देने का वादा किया था। इसे साल 2022 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्र में सभी गरीबों को पक्का मकान बनाने की योजना को लागू किया है। पहले चरण में लगभग 1 करोड़ मकान बनाए जाने का लक्ष्य तय किया गया। इसके तहत 91,22,000 गरीबों का मकान बनाने में सफलता मिली है। दोस्तों, भारत में धीरे धीरे कोरोना मामलों में कमी दर्ज की जा रही थी, लेकिन इस बीच एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जिसके बाद केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और फिर से सख्ती बढ़ती जाने लगी है। वहीं इस बीच कर्नाटक में भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर की आशंका बढ़ने लगी है, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य में लॉकडाउन लग सकता है। आपको एक बात और बता दूं कि महाराष्ट्र में अगले 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हां, सोना चांदी की कीमत में पिछले कुछ दिनों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इस हफ्ते सोना अब तक 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। चांदी भी हफ्ते भर में 25 रुपए प्रति किलो तक टूट चुकी है। फिलहाल सोने 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। जी हां, इस गिरावट के बाद सोने के दाम 8 माह के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, जबकि चांदी 1% गिरकर 68,479 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इस हफ्ते से अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को भी सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली। जी हां, शुक्रवार को सोना 239 रुपए की गिरावट के साथ 45,568 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है।
दोस्तों शराबबंदी मामले में मद्य निषेध विभाग और पुलिस अब और सख्ती बरतेगी। जी हां, शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार करने के साथ उन्हें जल्द सजा दिलाने पर भी जोर होगा। हर माह कितने अपराधियों को शराब मामले में सजा मिली है, इसका डेटा भी तैयार किया जा रहा है। जी हां, इसे वेबसाइट और फिर मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंचाने की भी तैयारी में है, ताकि शराबबंदी को लेकर तस्करों और अपराधियों में खौफ बन सके। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया गया है। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिले से सामने आ रही है, जहां दारोगा के ऊपर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। जी हां, बड़ी ही बेरहमी से दारोगा की पिटाई भी कर दी। हमलावरों ने ईंट पत्थर से मारकर एसआई का सिर फोड़ दिया है। जी हां, पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। घटना मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र की है, जहां सोनार पट्टी में पुलिस गश्ती के दौरान कुछ बदमाशों ने पुलिस के टीम के ऊपर जानलेवा हमला बोल दिया। जी, इस दौरान उन्होंने एक दारोगा को बहुत ही बेरहमी से मारा। जी, पीट पीट कर उन्होंने दारोगा को जख्मी कर दिया। एसआई का सिर फूट गया। आनंद फराना में उसे इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि नगर थाना की टीम सोनार पट्टी में पेट्रोलिंग के लिए निकली थी। इस दौरान कुछ बदमाशों ने पुलिस के ऊपर ही हमला बोल दिया। जी हां, बाकी पुलिसकर्मी भाग गए, लेकिन हमलावरों ने दारोगा शिवाजी यादव का सिर फोड़ दिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी माहौल बनना शुरू हो चुका है। जी हां, साल 2022 में यूपी को साधने के लिए गठबंधन के समीकरण पर अभी से ही सियासी खिचड़ी पकड़नी शुरू हो चुकी है। शनिवार को जब एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव एक शादी समारोह में मिले और उनके बीच जब आधे घंटे तक गुफ्तगू की बातें सामने आई, तो फिर यूपी की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। जी हां, इसकी वजह यह भी माना जा रहा है कि शिवपाल यादव की पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसके साथ लड़ेगी, इसका संकेत दे दिया है। जी हां, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ लड़ने के संकेत दिए हैं। जी हां, शनिवार को फूलपुर तहसील के माहौल में एक व्यवहारिक समारोह में शिवपाल यादव और ओवैसी दोनों पहुंचे थे। इस शादी समारोह में अचानक पहुंचे शिवपाल यादव ने ओवैसी के साथ अलग से हुई आधे घंटे की गुफ्तगू के बाद इस बात का ऐलान किया गया है। दोस्तों किसानों के प्रदर्शन से जुड़े टूल किट मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की जमानत याचिका पर शनिवार को दिल्ली पटियाला हाईकोर्ट में एडीजे धर्मेंद्र राणा ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। जमानत याचिका पर फैसला अब 23 जनवरी यानी कि कल सुनाया जाएगा। जहां सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा की जमानत याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि टूल किट का मकसद भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना था। दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि के व्हाट्सएप पर हुई बातचीत डिलीट करके सबूत मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा है कि क्योंकि गैर कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी थी, इससे जाहिर है कि टूल किट के पीछे नापाक मंसूबा था। दोस्तों केंद्र सरकार ने बजट में सार्वजनिक बैंक और उपक्रमों का निजीकरण और विनिवेश करने की घोषणा की है। इसके खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस देश भर में आंदोलन कर रही है। जी इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे पूरी मजबूती से इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जी प्रदर्शन के दौरान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के सपन अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आम जनता त्राहिमाम कर रही है। पहले केंद्र सरकार ने नोटबंदी लेकर आई, इससे आम जनता को काफी नुकसान हुआ। लोगों को घंटों लाइन में लगकर अपने ही पैसे बैंक से निकलवाने पड़े, लेकिन इसका कोई भी लाभ देश को नहीं मिला, कोई भी लाभ नहीं हुआ। केंद्र सरकार काला पैसा बाहर निकालने की बात कर रही थी, वह भी गलत साबित हुई। इसके बाद सरकार यह कहते हुए जीएसटी लेकर आई कि इससे व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी होगी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे इतने संशोधन किए हैं कि आज देश भर में व्यापारी इस कानून से परेशान हैं, और वह भी 26 फरवरी को भारत बंद की घोषणा की है। इसके बाद केंद्र सरकार जन धन योजना लेकर आई, लेकिन इसका भी लाभ जनता को नहीं मिला है। जी हां, अब सरकार पूंजीपतियों के लिए बैंक और फिर सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण और विनिवेश लेकर आई है, जो सिर्फ बैंक कर्मचारी ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की जमा पूंजी के लिए हानिकारक होगा। ऐसे में पूरे देश की जनता को इसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठानी होगी। दोस्तों बीजेपी राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि वे भारत विरोधी ताकतों की मदद के लिए ही पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं को तलाशने के लिए हाल ही में आरजेडी के दो बड़े नेता श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी इन दो राज्यों के दौरे पर गए थे, मगर दोनों ही जगह किसी भी प्रभावशाली राजनीतिक दल ने आरजेडी को घास नहीं डाली। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी
तर्ज कसते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2019 में हुए कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाकर खड़े हुए थे, मगर आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस आरजेडी को 5 सीट देने को भी तैयार नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।